हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाएं। आप सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाएं। आप सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाएं। आप सभी लोग हेलो। आज से मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि पूरे पॉलिटी को पढ़ाने के लिए दो पार्ट होता है। पूरे पॉलिटी को दो पार्ट में अध्ययन करते हैं, एक संविधान, दूसरा है शासन व्यवस्था। हम लोगों ने भाग 1 से लेकर भाग 4 सब क्लास ए तक को कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में पढ़ेंगे, और भाग 5 से लेकर आगे जितना है ये सब हम लोग गवर्नमेंट के रूप में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज से हम लोग शासन प्रणाली शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम लोगों का जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो शासन प्रणाली होने जा रहा है। शासन प्रणाली, ठीक है। तो आज से हम लोग शासन प्रणाली वाला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो समझना पहले, आज इसको केवल समझना है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 जब आप लोगों ने पढ़ा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं हम लोग कि इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब है, ये तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां इंडिया से आशय पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स है। तो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स में इसे इंडिया कहते हैं, और सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स में इसे भारत कहते हैं। तो राजनीतिक, वैदेशिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में भारत संघ है राज्यों का। भारत संघ है राज्यों का। इसका मतलब भारत का संविधान परिसंघीय है। तो जहां परिसंघ होगा वहां संघ और राज्य होगा। जहां परिसंघ होगा वहां संघ एवं राज्य होगा। इसका मतलब हमारे यहां द्विस्तरीय ढांचे का निर्माण किया गया है। तो हर चीज हमारे यहां दो टाइप का है, दो प्रकार का है। हर चीज हमारे यहां दो प्रकार का आपको दिखाई देगा। सरकार भी दो प्रकार की होगी, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर भी दो होगा, यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव भी दो होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी भी दो होगा, यूनियन जुडिशरी एंड स्टेट जुडिशरी। हमारे यहां तीसरा कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां तीसरी कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया है। यही कारण है कि हमारे यहां संसद के भी दो सदन हैं, क्योंकि भारतीय परिसंघ में संघ और राज्य होगा। तो भारतीय परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, तो भारतीय परिसंघ में राज्य को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। इसका मतलब कि अगर हमारे यहां देखा जाए, हमारे यहां आप लोग देखेंगे तो संघ में राज्य को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, तो राज्य में संघ को रिप्रेजेंट करता है राज्यपाल। तो सारी चीजें आप लोगों को दो ही दिखाई देगा। इसलिए हमारे यहां आप लोगों को आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, संघ है राज्यों का। इसका मतलब कि हमारे यहां द्विस्तरीय ढांचे का निर्माण किया गया है। कंफर्म हुआ, द्विस्तरीय ढांचे का निर्माण किया गया है संघ और राज्य के रूप में। और हमारे यहां संघ संसाधन के आवंटनकर्ता के रूप में कार्य करता है, और राज्य वितरणकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य वितरणकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य का काम वितरण करना है और संघ का काम संसाधनों का आवंटन करना है। संघ का काम पॉलिसी बनाना है, तो राज्य का काम उसका सफल क्रियान्वयन करना है।
इसका मतलब राज्य क्रियान्वयन की इकाई है, संघ निर्धारण की इकाई है। ये सारा चीजें आप लोगों को मैंने अब तक पढ़ा चुका हूं। चूंकि भारत का संविधान परिसंघीय है और भारत में डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन किया गया, जिसमें शक्ति के विभाजन के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और संघ और राज्य के लिए कॉमन एक सूची है जिसका नाम है समवर्ती सूची। हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं, संघ और राज्य के लिए कॉमन एक सूची है जिसका नाम समवर्ती सूची है। हमारे यहाँ चूंकि संघ है राज्यों का, इसलिए 3 प्रकार की सेवाएं भी बनाया गया है। संघ के लिए एक अलग सेवा केंद्रीय सेवा, राज्य के लिए अलग सेवा राज्य प्रशासनिक सेवा, और संघ और राज्य के लिए कॉमन सेवा का नाम है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा हमारे यहाँ चूंकि 2 स्तरीय ढांचे का है, व्यवस्था है, इसलिए हमारे यहाँ संघ के स्तर पर कार्मिकों की भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग है, और राज्य स्तर पर अपने कार्मिकों की भर्ती करने के लिए प्रत्येक राज्य में अलग से राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य में अलग से राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। ये सारा चीजें आप लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ सिद्धकर्ता के 2 स्तरीय ढांचे का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ कर की भी 2 सूचियां हैं, संघ की कर सूची और राज्य की कर सूची, और जिनका उल्लेख इन दोनों में उसे अवशिष्ट कर की सूची कहा गया है। इसका मतलब हमारे यहाँ 2 ही प्रकार की कर की सूचियां भी हैं, संघ सूची और राज्य सूची, और जिसका उल्लेख इन दोनों में उसे अवशिष्ट कर की सूची कहा गया है। ये बात अलग है। हमारे यहाँ चूंकि 2 स्तरीय ढांचे का निर्माण है, तो संघ राज्य, राज्य राज्य विवाद भी हो सकता है, संघ एवं राज्य और 2 राज्यों के बीच विवाद भी हो सकता है। इसलिए ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए हम आगे जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की एक अधिकारिता पढ़ेंगे जिसका नाम है आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता, थोड़ा सा इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब देखा जाए तो चूंकि मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूं कि हमारे यहां 2 स्तरीय ढांचे का निर्माण किया गया है। इसका मतलब है कि सरकार 2 ही प्रकार की हमारे यहां होगी, या तो सरकार यूनियन गवर्नमेंट होगा या सरकार स्टेट गवर्नमेंट के रूप में होगा। आप लोगों को मैंने यूट्यूब में एक क्लास लिया था कि हमारे भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हमारे भारतीय संविधान में केंद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसलिए आप लोग आज के बाद कोशिश करेंगे कि केंद्र शब्द का इस्तेमाल पॉलिटी में ना करेंगे। कन्फर्म हुआ? हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोग बोलते हैं वो शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सेंट्रल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 2 स्तरीय ढांचे का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना, अब आप लोगों को समझना है। क्योंकि इंडिया आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, इसलिए हमारे यहां संघ है राज्यों का। इसका मतलब सरकार 2 प्रकार की होगी। सरकार 2 प्रकार की होगी, एक संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, और दूसरा राज्य सरकार, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी कोई सरकार हमारे यहां नहीं होगी। जैसा कि आप लोगों को लोकल गवर्नमेंट को तीसरी स्तर की सरकार पढ़ा दिया जाता है, वो ठीक नहीं है। कन्फर्म हुआ? क्योंकि आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट ही लिखा हुआ है। इसलिए या तो हमारे यहां संघ सरकार होगा और दूसरा राज्य सरकार होगा। लोकल गवर्नमेंट तीसरी स्तर की सरकार नहीं है, तृतीय स्तर की सरकार नहीं है, बल्कि यह बोला जाए कि राज्य सरकार के ही 2 पार्ट हैं। स्टेट गवर्नमेंट में ही 2 पार्ट हैं, एक स्वतः राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा चूंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक राज्य सूची का विषय है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को ही है। इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी राज्य सरकार के अधीन ही काम करता है।
तो दूसरा आता है स्थानीय प्रशासन, दूसरा आता है स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन। अब ध्यान देना है कि ये जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, ये स्थानीय प्रशासन दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, और दूसरा कहलाता है शहरी स्थानीय प्रशासन। शहरी स्थानीय प्रशासन एक ग्रामीण स्थानीय प्रशासन है और दूसरा शहरी स्थानीय प्रशासन। तो ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को पंचायत कहा जाता है, पंचायत या पंचायती राज कर दो, और शहरी स्थानीय प्रशासन को नगरीय निकाय कहा जाता है, नगरीय निकाय। कंफर्म हुआ? इसका मतलब ये स्ट्रक्चर आप लोगों का सरकार का बनेगा, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को सरकार में बनाना है कि सरकार दो ही होगा, क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। तो सरकार के दो ही स्वरूप होंगे, या तो यूनियन गवर्नमेंट होगा या तो स्टेट गवर्नमेंट होगा। स्टेट गवर्नमेंट में दो ही है, या एक स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा स्थानीय प्रशासन। चूंकि स्थानीय प्रशासन एक राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया, इस कारण स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण भी राज्य सरकार का ही दिखाई देता है। इसका मतलब स्थानीय प्रशासन को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेलीगेट किया गया है कार्य करने के लिए, ना कि डिसेंट्रलाइज किया गया है, डेलीगेट किया गया है। तो अब स्थानीय प्रशासन में दो पार्ट है, एक को ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, दूसरे को शहरी स्थानीय प्रशासन। तो ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को हम लोग क्या बोलेंगे? पंचायती राज। तो शहरी स्थानीय प्रशासन को बोलते हैं नगरीय निकाय। क्या बोलेंगे? नगरीय निकाय। अब आप लोग को ध्यान देना है, अब एक एक करके पहले हम लोग यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। सरकार का स्वरूप ये बनेगा, ध्यान रखना है, इसी को हम लोगों को पूरा पढ़ना है, इसी के बारे में पूरा पढ़ना है, यही स्ट्रक्चर आप लोगों का रहेगा। अब चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे मैंने सरकार बोला, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं। चाहे आप लोग यूनियन गवर्नमेंट की बात करो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, सरकार है तो सरकार के 3 अंग होगा। फ्रांसीसी दार्शनिक मास्टेंग्यू नामक विद्वान ने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया था। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम विधि का निर्माण करना है, कार्यपालिका का काम विधि का क्रियान्वयन करना है, और न्यायपालिका का काम विधि की व्याख्या करना है या न्याय देना है। ये सेपरेशन ऑफ पावर के तहत सरकार के तीनों अंगों को सेपरेट करने की बात किया गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति में समस्त शक्तियों का संकेंद्रण होगा, वही व्यक्ति विधायी भी कार्य करेगा, वही कार्यकारी कार्य करेगा, वही न्यायिक कार्य करेगा। तो अगर एक ही व्यक्ति में समस्त शक्तियों का संकेंद्रण होगा, तो ऐसी स्थिति में उसका निरंकुश होना स्वाभाविक है। इसलिए उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मुगल पीरियड में, मुगल प्रशासन में समस्त शक्तियों का संकेंद्रण मुगल सम्राट में होता था। तो अगर समस्त शक्तियों का संकेंद्रण मुगल सम्राट में था, तो आप लोग सभी लोग देखें कि मुगल प्रशासक, मुगल बादशाह निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, तानाशाह था। इस कारण जब एक ही व्यक्ति में समस्त शक्तियों का संकेंद्रण होगा, तो उसका निरंकुश होना स्वाभाविक है। इसलिए उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की आवश्यकता पड़ी। इसलिए पहला कंसेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर का
कि स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने के लिए योग्य नहीं होता, इसलिए उसकी रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर कार्यों का वितरण किया जाए। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए, कार्यात्मक विशेषीकरण को प्राप्त करने के लिए हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया कि जो जिस कार्य में दक्ष हो उसको वो कार्य सौंपा जाना चाहिए। इसके लिए हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया। तीसरी बात, अब मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, अब मैं ही मैनेजमेंट करूं, दोनों कार्य मैं अकेले कर रहा हूं, तो अगर किसी एक कार्य में आप मेरे असंतुष्ट हैं, किसी भी एक कार्य, तो मैनेजमेंट वाले पार्ट से या पढ़ाने वाले पार्ट से, तब आप किसको शिकायत करेंगे? आप किसको शिकायत करेंगे? मैं ही दोनों काम करता हूं और आप एक काम से असंतुष्ट हैं, तो कैसे आपकी शिकायत होगी? इसीलिए सरकार के तीनों अंगों को सेपरेट किया गया ताकि एक अंग दूसरे अंग से शिकायत कर सके। अगर किसी एक अंग से आप असंतुष्ट हैं तो उसकी शिकायत करने के लिए दूसरे अंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर की आवश्यकता पड़ी। चौथी बात, मैं पढ़ा भी रहा हूं, मैं ही मैनेजमेंट कर रहा हूं, दोनों कार्य मैं कर रहा हूं। अब मुझे जवाबदेही तय करना है, तो एक व्यक्ति अगर दोनों काम करेगा तो दोनों कार्य के लिए जवाबदेही कैसे तय कर पाएंगे? इसलिए जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की आवश्यकता पड़ी। इसलिए हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देता है। पांचवी बात, अगर आप लोग देखें तो जो कार्य विधायिका करता उसके कार्य की प्रकृति विधायिकी है, जो कार्य कार्यपालिका करता उसके कार्य की प्रकृति कार्यकारी है, जो कार्य न्यायपालिका करता उसके कार्य की प्रकृति न्याय की है। तो कार्यों की प्रकृति में अंतर होने के कारण सरकार के तीनों अंगों को सेपरेट करने की सिफारिश किया गया। इस कारण माइस्टेंग्यू नामक विद्वान ने हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया फ्रांस में। लेकिन यह ध्यान रखना है कि सेपरेशन ऑफ पावर एक्चुअल विशेषता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। सेपरेशन ऑफ पावर एक्चुअल विशेषता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दिखाई देगा, जो कि अमेरिका में होगा। एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका में आपको दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। भारत में चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसलिए यहां शक्ति का समन्वय का सिद्धांत दिखाई देगा, शक्ति का पृथकीकरण का सिद्धांत नहीं दिखाई देगा। या यह बोला जाए कि भारत में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो एक्चुअल नहीं होगा, बल्कि क्वासी सेपरेशन ऑफ पावर होगा, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो सकता है। तो पहली बात ध्यान रखें कि हमारे भारत में एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, लेकिन चूंकि हम लोग शुरुआत यहीं से कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग ये सारा ये स्ट्रक्चर बना लिए होंगे, आप लोग इसको स्ट्रक्चर कर लिए हैं, इसका स्ट्रक्चर कर लिए हैं आप। अब इसको आगे बढ़ा जाए तो अब आप लोग ध्यान दीजिए। जब हम सरकार की बात करते हैं, पहला हम लोग संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार। अब ये कंफर्म हो गया कि अगर सरकार है तो सरकार के तीन अंग होंगे, सरकार के तीन अंग होंगे। संघ की विधायिका, पढ़ने का तरीका इस प्रकार पढ़िएगा, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका। दूसरा, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। और तीसरा आता है संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि संघ की विधायिका, विधायिका विधि निर्माण का काम करती है। तो संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। क्या बोलेंगे? संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री से मिलकर बनी होती है। प्रधानमंत्री से मिलकर बनी होती है। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री से मिलकर बनी होती है। आप लोगों को याद होगा कि हमारे यहां एक अटॉर्नी जनरल का भी पद है, जो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद है। कुछ किताब वाले और अक्सर कोचिंग वाले आपको यह बताए होंगे कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी से मिलकर बना है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारे यहां महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी कार्यपालिका का विधिक अधिकारी है, कार्यपालिका का सदस्य नहीं है। भारत में महान्यायवादी कार्यपालिका का विधिक अधिकारी है, राष्ट्रपति का विधिक सलाहकार है, वह कार्यपालिका का सदस्य नहीं है। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा समझिएगा। हमारे यहां अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। और 79 में कहा गया, अनुच्छेद 79 में कहा गया कि संघ की संसद का प्रधान भी राष्ट्रपति होता है, यानी संघ की विधायिका का प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। यानी संघ की जो कार्यपालिका का प्रधान है राष्ट्रपति, वही संघ की विधायिका का भी प्रधान है। तो जो संघ की कार्यपालिका का प्रधान है वही संघ की विधायिका का प्रधान है, तो कार्यपालिका का प्रत्येक सदस्य विधायिका का सदस्य होगा। इसलिए आप लोग देखते हैं कि किसी गैर सांसद को मंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। इसका मतलब चूंकि कार्यपालिका का प्रधान ही विधायिका का प्रधान है, तो कार्यपालिका का प्रत्येक मेंबर विधायिका का मेंबर होगा। इसे किसी गैर संसद को अगर मंत्री बनाते भी हैं तो 6 महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। दूसरी बात, अगर अटॉर्नी जनरल भी कार्यपालिका का सदस्य होता तो कार्यपालिका का सदस्य होता तो विधायिका का सदस्य होता। अगर विधायिका का वो सदस्य होता तो अनुच्छेद 88 सब क्लाज 2 में लिखा है, अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में अनुच्छेद 88 सब क्लाज 2 में लिखा है, कुछ संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता, चर्चा में भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होगा, उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। क्यों वोट डालने का अधिकार नहीं है? क्योंकि संसद का सदस्य नहीं है। अगर संसद का सदस्य होता तो उसको भी वोटिंग राइट्स होता। इसका मतलब कार्यपालिका का सदस्य होता तो विधायिका का सदस्य होता, और अगर विधायिका का सदस्य होता तो उसे अनुच्छेद 88 सब क्लास 2 के तहत सदन की कार्रवाई में वोट डालने का अधिकार भी होता। जबकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत का महान्यायवादी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता, चर्चा में भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है। दूसरी बात, हमने कहा कि राष्ट्रपति का प्रथम विधिक सलाहकार, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार है, यानी कार्यपालिका का विधिक अधिकारी है, वो कार्यपालिका का मेंबर नहीं है। अधिकारी है, कैसा विधिक अधिकारी है? तो सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है और संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए अनुच्छेद 76 में लिखा है, आर्टिकल 76 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब भारत का महान्यायवादी के लिए वही योग्यता रखा गया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है।
इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट विधि की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका मतलब इसके लिए वही योग्यता रखा गया है जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज का है। इसका मतलब ये व्याख्या का अधिकार है। जबकि ब्रिटेन की बात अगर किया जाए तो ब्रिटेन का कानून मंत्री ही ब्रिटेन का महान्यायवादी होता है। ब्रिटेन का कानून मंत्री ही ब्रिटेन का महान्यायवादी होता है और हमारे यहां का महान्यायवादी कार्यपालिका से स्वतंत्र अधिकारी है। तो ब्रिटेन में अगर कानून मंत्री ही महान्यायवादी का सदस्य है, महान्यायवादी होता है, कानून मंत्री वहां का महान्यायवादी होता है, तो कानून मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर है। अगर वो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर है तो हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में भाग लेगा, चर्चा में भाग लेगा, मत विभाजन में भी भाग लेगा, क्योंकि कार्यपालिका का सदस्य है तो विधायिका का भी सदस्य है। और हमारे यहाँ जो कार्यपालिका का सदस्य अगर होता तो विधायिका का सदस्य होता, अगर विधायिका का सदस्य होता तो अनुच्छेद 88 में उसको वोटिंग राइट्स होता। इसका मतलब हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल को वोटिंग राइट्स नहीं है, जबकि ब्रिटेन के महान्यायवादी को वोटिंग राइट्स है। कि ब्रिटेन का कानून मंत्री ही ब्रिटेन का महान्यायवादी है, तो वो कानून मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर है और हाउस ऑफ कॉमन्स मेंबर होने के कारण उसको चर्चा में भाग लेना है, मतदान में भाग लेना, सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। हमारे भारत में ऐसा नहीं किया गया। तो ये भारत सरकार का विधिक सलाहकार है और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है और संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए महान्यायवादी के लिए वही योग्यता रखा गया जो सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा। यह अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है। जल्दी बोलो, बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ गया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमने इसलिए यहां पर लिखा महान्यायवादी के पद को मैंने नहीं रखा है। संघ की न्यायपालिका को उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट। तो संघ की विधायिका संसद, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री से मिलकर बना है। संघ की न्यायपालिका को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। इतना समझ में आया? इतना आप लोगों को समझ में आ रहा? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? अब आप लोग देखा जाए, देखें, आप लोग ठीक से देखिए तो यहां पर अगर ठीक से देखा जाए तो जो संघ की संसद है, वो संघ की संसद अनुच्छेद 79 में लिखा है, अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा। अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगा। भाषा को समझिएगा, हर कंडीशन में संसद का होना अनिवार्य है। हर कंडीशन में संसद का होना अनिवार्य है। इसका मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है। इसका कोई अपवाद नहीं है। संघ के लिए एक संसद होगी, इसका मतलब है कि हर कंडीशन में संसद का होना अनिवार्य है। इसका कोई अपवाद नहीं है। जिस समय लोअर हाउस लोकसभा भंग होगा, उस समय संघ की संसद को निरंतरता प्रदान करने का काम राज्यसभा करेगा। इसीलिए आर्टिकल 83 सब क्लॉज 1 में राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन बनाया गया। और राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन इसलिए बनाया गया कि यह जहां एक और अनुच्छेद 1 भारत के परिसंघीय ढांचा होने की पुष्टि करता है, क्योंकि भारत संघ है राज्यों का तभी तक जब तक संघ में राज्य को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था राज्यसभा होगी। यदि राज्यसभा डिजॉल्व हो जाए तो भारत का परिसंघीय ढांचा समाप्त। राज्यसभा को हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए तो भारत का परिसंघीय ढांचा समाप्त हो गया। तो आर्टिकल 1 की पुष्टि करता है। 83 सब क्लॉज 1 में राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन इसलिए बनाया गया
क्योंकि जहां एक और अनुच्छेद 1 के माध्यम से भारत के परिसंघीय ढांचा होने की पुष्टि करता है, वहीं अनुच्छेद 79 में लिखा है कि हर कंडीशन में संसद का होना अनिवार्य है। जिस समय लोअर हाउस लोकसभा भंग होगा, उस समय संघ की संसद को निरंतरता प्रदान करने का काम राज्यसभा करेगा। इसलिए राज्यसभा को संसद का परमानेंट हाउस बनाया गया और इस बात की पुष्टि अनुच्छेद 83 सब क्लॉज 1 के माध्यम से आर्टिकल 1 एवं आर्टिकल 79 की पुष्टि कराई जा सकती है। ये कारण है राज्यसभा के स्थायी सदस्य होने के पीछे, ये कारण है कि राज्यसभा को संसद का परमानेंट हाउस बनाया गया। कंफर्म हुआ। तो संघ के लिए एक संसद होगी, ये कहता है हर कंडीशन में संसद का होना अनिवार्य है। तो जिस समय लोकसभा नहीं होगी, उस समय राज्यसभा संघ की संसद को निरंतरता प्रदान करने का काम करेगा। तो संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनी होगी। संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। तो राष्ट्रपति ना तो संसद का सदस्य है और ना ही संसद की गतिविधियों में भाग लेता है। इसके बावजूद भी राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग एवं प्रधान बनाया गया। तो संसद का प्रधान, संसद का अभिन्न अंग एवं प्रधान कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि संसद का प्रधान राष्ट्रपति है। संसद का प्रधान राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य है, न ही संसद की गतिविधियों में भाग लेता। इसके बावजूद राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग प्रधान बनाया गया। तो संसद का प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति है। अब संसद का अभिन्न अंग प्रधान राष्ट्रपति को बनाया गया, इसके पीछे दो कारण है। इसके पीछे दो कारण है। संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है और उस विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था का अभिन्न अंग प्रधान राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति को संसद का प्रधान इसलिए बनाया गया क्योंकि उसको शामिल किए बिना, राष्ट्रपति को शामिल किए बिना विधायी कार्य पूरा नहीं होगा। राष्ट्रपति को शामिल किए बिना विधायी कार्य पूरा नहीं होगा। राष्ट्रपति को शामिल किए बिना संघ का विधायी कार्य पूरा नहीं होगा। तो इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग प्रधान बनाया गया। वहीं दूसरी ओर यह सिद्ध करता है कि राष्ट्रपति के पास विधायिकी शक्ति है, राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव पावर है। तो राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग प्रधान क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग प्रधान नहीं बनाते हैं राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को शामिल किए बिना विधायी कार्य पूरा ही नहीं होगा। और राष्ट्रपति को शामिल नहीं करेंगे तो संघ का विधायी कार्य पूरा नहीं होगा। और दूसरी ओर इसको शामिल इसलिए किया गया, और इस बात की पुष्टि होती है कि राष्ट्रपति के पास विधायिकी शक्तियां हैं। इसलिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर, तो यही अनुच्छेद 79 से ही पुष्टि कराएंगे। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग प्रधान बनाया गया। कंफर्म हुआ? संसद का अभिन्न अंग प्रधान बनाया गया। इसका मतलब संसद किससे किससे मिलकर बनता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। कंफर्म हुआ? राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य है और न ही संसद गतिविधियों में भाग लेता। इसके बावजूद राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग प्रधान क्यों बनाया गया? क्योंकि राष्ट्रपति को शामिल नहीं करेंगे तो संघ का विधायी कार्य पूरा नहीं होगा। और यह सिद्ध करता है कि राष्ट्रपति के पास विपुल विधायिकी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव पावर है। कंफर्म हुआ? अब इसको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं।
लेकिन जब हम लोग बात करते हैं संसद की, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां संसद के दो ही सदन हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के रूप में। स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के रूप में राज्यसभा संसद का अपर हाउस है। स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के रूप में राज्यसभा संसद का अपर हाउस है, राज्यसभा संसद का अपर हाउस है, और लोकसभा संसद का लोअर हाउस है। स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के रूप में संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा संसद का अपर हाउस है तो लोकसभा संसद का लोअर हाउस है। लेकिन फंक्शनल फेडरलिज्म के रूप में भी संसद के दो सदन होते हैं कि लोकसभा संसद का फर्स्ट हाउस है तो राज्यसभा संसद का सेकंड हाउस है। इसलिए संसद के दो सदन हमारे यहां बनाया गया। चाहे स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के रूप में पढ़ें तो अपर और लोअर के रूप में देखेंगे कि अपर हाउस के रूप में राज्यसभा, लोअर हाउस के रूप में लोकसभा, और फंक्शनल फेडरलिज्म के रूप में देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड हाउस के रूप में देखेंगे कि फर्स्ट हाउस के रूप में लोकसभा है तो सेकंड हाउस के रूप में राज्यसभा है। इस प्रकार हमारे यहां संसद के दो सदन बनाए गए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग संसदीय विशेषाधिकार पढ़ेंगे तो मैं संसद का विशेषाधिकार नहीं पढ़ता हूं, मैं संसदीय विशेषाधिकार पढ़ाऊंगा। तो संसदीय में यानी संसद में दो ही संसदीय विशेषाधिकार में संसद का विशेषाधिकार पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति संसद का प्रधान है, संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है। कंफर्म हुआ, राष्ट्रपति पर संसदीय विशेषाधिकार लागू नहीं होता है, क्योंकि संसद के दो सदन हैं, अपर और लोअर, फर्स्ट और सेकंड। राष्ट्रपति संसद का प्रधान है, संसद का सदस्य नहीं है कि उस पर संसदीय विशेषाधिकार लागू होगा। कंफर्म हुआ। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 361 के तहत, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति को संविधान में कुछ विशेष रियायत या छूट दिया गया है, कुछ विशेषाधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 105 में संसदों को विशेषाधिकार दिया गया है, और 361 में राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया गया है। उस संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का प्रधान है, संसद का मेंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। इतनी बातें समझ में आया? इतनी बातें समझ में आ रहा? कहीं कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है? ये सारी बातों को अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी तो मैं इसको स्ट्रक्चर कर रहा हूं कि ऐसा हमारे यहां व्यवस्था है। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली है। भारत की शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। और जहां संसदीय शासन प्रणाली होता है वहां शक्ति किसी के पास होता है और शक्ति के उपयोग करने की शक्ति किसी के पास होता है। कंफर्म हुआ? शक्ति किसी के पास होता है और शक्ति के उपयोग करने की शक्ति किसी के पास होता है। तो हमारे यहां संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे, लेकिन शक्ति के उपयोग करने की शक्ति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री में नहीं थे। संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे, लेकिन शक्ति के उपयोग करने की शक्ति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री में नहीं थे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे यहां कार्यपालिका भी दो प्रकार की है। अनुच्छेद 77 में कहा गया कि संघ के समस्त कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम होंगे। संघ सरकार के समस्त कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम होंगे, ये 77 में कहा गया है। और जितने कार्य राष्ट्रपति के नाम होंगे उन कार्यों की सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति होगी। जितने कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम होंगे, अनुच्छेद 77 में कहा गया, उन कार्यों की सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद लोकसभा में लेगी। यह अनुच्छेद 75 सब क्लास 3 में लिखा हुआ है। इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। इसलिए हमारे यहां दो प्रकार की कार्यपालिका है। एक को हम लोग कहते हैं
नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, सारे काम राष्ट्रपति के नाम होते हैं। और वास्तविक कार्यपालिका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री होता है। लेकिन ध्यान रखना है, वास्तविक कार्यपालिका भी दो प्रकार की है। ये वास्तविक कार्यपालिका भी दो प्रकार की है। एक को हम लोग कहते हैं अस्थायी, अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा कहलाता है स्थायी या स्थायी कार्यपालिका या लोक सेवक। लोक सेवक यानी जो आप लोग बनने जा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, स्थायी कार्यपालिका या लोक सेवक। कंफर्म हुआ? अब थोड़ा सा यहां आप लोग गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री से मिलकर बना है कार्यपालिका। लेकिन यहां जब मैंने डायग्राम आपको दिखाया तो नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री बताया। वास्तविक कार्यपालिका भी दो प्रकार की, एक अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर होता है। दूसरा स्थायी या स्थायी कार्यपालिका या लोक सेवक जिसको आप लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, यह होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में हमने उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं किया, उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं किया। तो थोड़ा सा आप लोग देखें, इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि कैसे क्या है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से जरूर लिया है, लेकिन आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में सम्राट के बाद उपसम्राट नहीं है। और हमारे यहां संघ के साथ साथ राज्यों में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और किसी राज्य में राज्यपाल के बाद उपराज्यपाल नहीं है। राज्य में, किसी भी राज्य में राज्यपाल के बाद उपराज्यपाल नहीं है। उपराज्यपाल की कोई व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम की जर्नी ब्रिटेन में भी सम्राट के बाद उपसम्राट नहीं है। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, लेकिन ब्रिटेन में मोनार्की सिस्टम है। ब्रिटेन में मोनार्की सिस्टम है। ब्रिटेन में गणराज्य व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहां संघ गणराज्य है, कोई राज्य गणराज्य नहीं है। अगर राज्य गणराज्य होता तो राज्यपाल चुना हुआ होता, और अगर राज्यपाल चुना हुआ होता तो एक उपराज्यपाल भी चुना हुआ होता। तो हमारे यहां एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल आप लोग देखिए, आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में कहा गया कि संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा। संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब हर कंडीशन में राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है, हर कंडीशन में। और अगर अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ लें, अनुच्छेद 1 एवं 52 का अध्ययन एक साथ कर लें, तो हर कंडीशन में राष्ट्राध्यक्ष का होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष भी है। हर कंडीशन में राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष का होना अनिवार्य है, इसका कोई अपवाद नहीं है। तो हर कंडीशन में राष्ट्राध्यक्ष का होना अनिवार्य है। एक तरफ आप कहते हैं हर कंडीशन में राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है, और राष्ट्रपति का पद चार कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उसका पद रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे तो पद रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति बीमार पड़ जाए, छुट्टी लेकर पद रिक्त कर सकता है। और राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव लगा करके हटा दें तो भी पद रिक्त हो सकता है। और आप कहते हैं हर कंडीशन में राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है। तो जिस समय राष्ट्रपति नहीं होगा, जिस समय राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसलिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, भारत गणराज्य है, भारत गणराज्य है। अब भारतीय गणराज्य का प्रधान राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का चुना हुआ होना अनिवार्य है। इसलिए जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, केयरटेकर प्रेसिडेंट के रूप में, उस समय भी भारत को गणराज्य बनाया जाएगा, उस समय भी भारत गणराज्य होगा। इसलिए हमारे यहां उपराष्ट्रपति भी चुना हुआ है कि जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेगा, केयरटेकर प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा, उस समय भी भारत गणराज्य हो। इसलिए हमारे यहां उपराष्ट्रपति चुना हुआ है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति चुना हुआ है, ध्यान रखिए, ये कारण है। इसलिए हमारे यहां उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। जबकि कार्यपालिका के रूप में देखेंगे तो कार्यपालिका में हमने कहा कि 77, ये आर्टिकल 77 है, अनुच्छेद 77, ये अनुच्छेद 75 सब क्लास 3 की बात कर रहा हूं, 75 सब क्लास 3। इसलिए दो प्रकार की कार्यपालिका, नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है। ठीक है, यानी इस कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति कहीं नहीं है। लेकिन यहां पर हमने दिखाया, मैंने आपको क्लियर किया कि हमने कार्यपालिका में अटॉर्नी जनरल को क्यों नहीं रखा, यह भी मैंने आपको क्लियर किया। और यह भी क्लियर किया कि उपराष्ट्रपति है, लेकिन जब कार्यपालिका की बात करते हैं तो नाम मात्र कार्यपालिका में राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है। उस बीच में जो उपराष्ट्रपति है, इसका कोई प्रोविजन नहीं है यहां। तो फिर उपराष्ट्रपति के पद का औचित्य क्या है, ये मैंने आपको क्लियर किया। उपराष्ट्रपति के पद का औचित्य क्या है, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब तीसरा, चूंकि भारत का संविधान परिसंघीय है, अब परिसंघीय ढांचा संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसलिए परिसंघ होगा तो संघ और राज्य होगा, इसलिए ऐसे संघ राज्य विवाद होना स्वाभाविक है। इसलिए निपटारा करने के लिए हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई, जो संघ की न्यायपालिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट है, और उसको परिसंघीय न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त है। परिसंघीय न्यायालय के सभी अधिकार उसको दिया गया है। इसलिए अंतिम अपीलीय अधिकारिता भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देने वाली संस्था है। चूंकि देश में विधि का शासन है और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है, और संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। तो संघ की न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को मैंने संघ सरकार का स्ट्रक्चर क्लियर किया कि संघ सरकार ऐसे बनकर बनती है, काम करती है। कंफर्म हुआ? कुछ समझ में आया ठीक ठाक? कुछ समझ में आया ठीक ठाक? आ गया है? जल्दी बोला जाए, समझ में आ रहा है ठीक ठाक? कहीं कोई क्लियर, कहीं कोई डाउट तो नहीं? मैं अभी आज कुछ लिखाया नहीं हूं, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को संघ सरकार का पूरा स्ट्रक्चर कर दिया है। संघ सरकार को पूरा स्ट्रक्चरल रूप में ला दिया हूं, कैसे कैसे हम लोग पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारा चीजें आज आप लोगों को मैंने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, बताया है। कोशिश करिएगा इसको समझने का कि कहीं कोई समस्या आप लोगों को ना आए। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट को भी डिफाइन करना है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी थोड़ा बताना है। तब आगे हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों को अपरिचित ना रहें कि कहां से क्या आ गया, नया टॉपिक कहां से आ गया, नया चीज कहां से आ गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे आप अपरिचित ना रहें, तो इसके बारे में जानना है। दूसरी बात, सिस्टम चलता है, शासन व्यवस्था चलता है किसी न किसी सिस्टम के तहत। तो पूरे विश्व में 3 प्रकार की शासन प्रणाली दिखाई देती है जहां डेमोक्रेसी है। या तो शासन प्रणाली का स्वरूप पार्लियामेंट्री होगा जैसा कि ब्रिटेन में है, या तो शासन प्रणाली का स्वरूप अध्यक्षी होगा जैसा कि अमेरिका में है, और या तो शासन प्रणाली का स्वरूप क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा जैसा कि फ्रांस है, ब्राजील है, रसिया है, श्रीलंका है। यह क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का लक्षण दिखाई देता है। तो शासन प्रणाली के 3 ही स्वरूप आप लोगों को दिखाई देता है ऑल ओवर वर्ल्ड पर।
या तो सिस्टम पार्लियामेंट्री है, या तो प्रेसिडेंशियल है, या तो क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अगर इसको शासन व्यवस्था को हम शुरू करें और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में नथिंग है, कुछ नहीं जानते, तो फिर हम लोग इसका मूल्यांकन करने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए अगर इन सब का बेस्ट एनालिसिस भी करना है, बढ़िया मूल्यांकन करके चलना है, बढ़िया कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, तो फिर इसके लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को जानकारी रखना, पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए कल का क्लास पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ हम लोग शुरू करेंगे कि उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को जानना है, वो सिस्टम क्या कहता है। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग, और अब कल हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।